एक्सपोज्ड सून आफ्टर आई बिकेम एन इमॉर्टल पार्ट 03। दोस्तों, आज की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां शक्ति, रहस्य और रोमांच का अनोखा संगम है। ये कहानी वेब नॉवल पर प्रकाशित एक वेब नॉवेल पर आधारित है, जिसका श्रेय उसके मूल लेखक को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 21। अकेला बूढ़ा जू और परिपक्व आध्यात्मिक अंकुरित चावल। जू बियाओ की आहें। क्या अतीत को भूल जाएं? क्या अतीत की घटनाओं को भूल जाएं? टेल नोट, वांगचेंग का अर्थ है धूल को भूल जाओ। ये सांसारिक चिंताओं से विरक्ति का प्रतीक है। जू बियाओ ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया, उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने जू शुवानजी को गहरा प्रणाम किया। इस नाम के लिए रियलाइज्ड बीइंग का बहुत बहुत धन्यवाद। जू शुवानजी ने जू बियाओ पर एक नज़र डाली। ये पहली बार था जब उन्होंने अपने पिता मिंग राजवंश के उपसम्राट को इतने करीब से देखा था। उनकी उम्र केवल 38 वर्ष थी, फिर भी उनके कनपटी के बाल पहले से ही सफ़ेद होने लगे थे। ये स्पष्ट था कि युवराज के रूप में उनका जीवन वास्तव में श्रमसाध्य था। अल्पविराम। रात में देर से। मिंग राजवंश। जिनलिंग सिटी तारानकन, वर्तमान नानजिंग, जियांगसू प्रांत, चीन। ऐतिहासिक नाम जिनलिंग। शाही महल में महलों में से एक में सफ़ेद बालों से भरे सिर वाले जू युवानझांग अपने प्रिय पुत्र की दर्दनाक मृत्यु के बाद स्मारकों की समीक्षा करते हुए शाही सिंहासन पर अकेले बैठे थे। अचानक हॉल में हवा का एक झोंका आया। उसने अपने कपड़े कसकर पकड़े। आदत के अनुसार उसने आवाज़ लगाई, सबसे बड़े, इस स्मारक को देखो। हॉल में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, केवल हवा की हल्की सी आवाज़ जू युवानझांग के चेहरे को छूकर गुजरी। जू युवानझांग पूरी तरह से हताश दिख रहे थे, दांत भींचे हुए थे। शाही ब्रश पकड़े हुए उनका दाहिना हाथ और भी ज्यादा कांप रहा था। सबसे बड़ा बेटा चला गया। युवराज, जिसे उन्होंने 30 वर्षों तक बड़ी सावधानी से पाला पोसा था, चला गया था। एक सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति एक काले बालों वाले व्यक्ति को विदा कर रहा है। बूढ़े जू का जीवन इतना कड़वा कैसे हो सकता था? उन्होंने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। अधेड़ उम्र में उन्होंने अपनी पत्नी और सबसे बड़े पोते को खो दिया। बुढ़ापे में उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। यद्यपि वह सिंहासन पर आसीन हुए और राज्य के संप्रभु बने, मिंग राजवंश के संस्थापक सम्राट बने, फिर भी उनका जीवन अत्यंत त्रासद था। बड़े, तुम सचमुच निर्दयी हो। अपने पिता को छोड़कर अकेले भाग गए। पिता जानते हैं, सम्राट की गद्दी पर बैठना आसान नहीं होता। अगर तुम्हें यह बहुत कठिन लग रहा था तो तुम्हें पहले ही पिता को बता देना चाहिए था। पिता तुम्हें इतना भारी बोझ नहीं उठाने देते। तुमने अपने पिता को यूं ही छोड़ दिया। इस विशाल मिंग राजवंश का उत्तराधिकारी कौन होगा? बड़े, तुमने सचमुच पिता के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। सिर पर घने सफ़ेद बालों वाले जू युवानझांग हॉल में बैठे बैठे खुद से कुछ बुदबुदा रहे थे। मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी, जिससे उसके झुर्रीदार चेहरे पर और भी भयावह रोशनी पड़ रही थी। अल्पविराम। देखते ही देखते जू बियाओ के जोंगशान आने के बाद 3 महीने बीत गए। इन 3 महीनों में जू बियाओ की शारीरिक स्थिति में काफ़ी सुधार हो गया था। आज दोपहर शुवानवू झील के किनारे नन्हा बंदर शियाओ लियूजी चावल से भरी एक सुगंधित बांस की नली लेकर आया और उसे जू बियाओ और जू शुवानजी के सामने रख दिया। जू शुवानजी ने शुवानवू झील के किनारे एक पत्थर की मेज लगाई थी और उस पर शतरंज का बोर्ड उकेरा था। अपने खाली समय में वह झील के किनारे जू बियाओ के साथ शतरंज खेला करते थे। आसपास के नज़ारों का आनंद लेते हुए उन्हें अतुलनीय सुख मिलता था। गुरुजी, ये नव परिपक्व पंचर्ग आध्यात्मिक अंकुरित चावल हैं। आपके निर्देशों के अनुसार इन्हें बांस की नलिका वाले चावल की तरह पकाया गया है। अभी अभी पकाए गए हैं। कृपया इन्हें चखें। शाओ लियूजी बहुत ही होशियार था। उसकी सीखने की क्षमता असाधारण थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने जू शुवानजी से खाना बनाना भी सीखा था। जू शुवानजी के खाना पकाने के कौशल उनके पिछले जीवन के अनुभव से प्राप्त हुए थे। उस समय एक कामकाजी व्यक्ति के रूप में उनका सबसे बड़ा शौक अपने अवकाश के दौरान कुछ सामग्री खरीदना और अपने छोटे से घर में स्वादिष्ट भोजन पकाना था। इस दुनिया में आने के बाद उसके लिए चावल के बिना खाना बनाना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा वर्षों से उनके पास आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और फल हमेशा मौजूद रहते थे जो उन्हें पोषण देते थे। इन जड़ी बूटियों और फलों में भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी, जिससे शारीरिक स्थिति में काफ़ी सुधार होता था। इसलिए वर्षों से वे शायद ही कभी खाना बनाते थे। केवल पिछले 2 वर्षों में जब उन्हें अधिक खाली समय मिला तब वे कभी कभार पहाड़ों से कुछ सामग्रियां लाकर हल्के व्यंजन बनाते थे। इस दौरान नन्हे बंदर शियाओ लियूजी ने खाना बनाना सीखा। जू बियाओ को नन्हे बंदर शियाओ लियूजी की आदत हो चुकी थी, जो इंसानी भाषा बोल सकता था और एक छोटे वयस्क की तरह व्यवहार करता था। उसे इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई कि शियाओ लियूजी खाना बना सकता था, क्योंकि जोंगशान पर बिताए इन 3 महीनों में उसने ये जान लिया था कि जोंगशान पर बड़े पहाड़ी कुत्ते जैसे आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान प्राणी के अलावा और भी कई प्राणी मौजूद थे। उस बड़े पहाड़ी कुत्ते के अलावा वहाँ एक छोटा सा बंदर भी था, और वो बड़ा तीतर जो सुबह सुबह लगातार बांग देता रहता था।
और वह अत्यंत सफ़ेद, सुंदर, छोटा सा सफ़ेद सांप, और वो चांदी जैसी मछली जिसे शुवानवू झील में पाला जाता था, और 100 साल से भी अधिक उम्र का एक बूढ़ा कछुआ। यदि उनका पुनर्जन्म न हुआ होता और दाओवादी शुवानजी द्वारा उन्हें युनमैंग दाओ मंडप में न लाया गया होता जिससे उन्हें दूसरा जीवन प्राप्त हुआ, तो शायद उन्हें जोंगशान के इतने भिन्न दृश्य के बारे में पता ही न चलता। वास्तव में ये दिव्य प्राणियों की एक पवित्र भूमि थी। जोंगशान में बिताए ये 3 महीने उनके जीवन के सबसे सुकून भरे 3 महीने थे। इन 3 महीनों में वह कह सकता था उसके पूरे अस्तित्व में अभूतपूर्व परिवर्तन आए थे। न केवल शारीरिक रूप से बल्कि उसकी पूरी मानसिकता में भी महत्वपूर्ण बदलाव आया था। यह एक जीवनकाल की तरह था जैसे अलग अलग मौसम गुजर रहे हों। इससे पहले वे मिंग राजवंश के युवराज थे। सुबह से शाम तक राजकीय मामलों में व्यस्त रहते थे। उनका पूरा शरीर और मन लगातार तनावग्रस्त अवस्था में रहता था, लेकिन अब उसका पूरा शरीर शांत था, अंदर और बाहर दोनों तरफ। यह अभूतपूर्व आराम था। आकाश और पृथ्वी के बीच ये प्राकृतिक सृजन था। किसी व्यक्ति के लिए स्वयं का विकास करना वास्तव में एक आशीर्वाद था। इस समय पंचरंगीय आध्यात्मिक अंकुरित चावल की सुगंध हवा में फैल चुकी थी। उनके बगल में बैठी जू शुवानजी मुस्कुराए और बोली, ये पंचरंगीय आध्यात्मिक अंकुरित चावल पहली खेप है जो पक चुकी है। यह उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और फलों से अलग है। कृपया इसे स्वयं लें। जू बियाओ औपचारिकताएं नहीं निभाते थे। दाओवादी शुवानजी के साथ 3 महीने बिताने के बाद उन्हें समझ आया कि दाओवादी शुवानजी औपचारिकताओं को नापसंद करते थे। वे शिष्टाचार के नाम पर होने वाली बातों को भी नापसंद करते थे। जब खाने का समय हो तब खाएं, जब पीने का समय हो तभी पिएं। वह तो सच्चा स्वभाव था। जू बियाओ ने बांस की नली उठाई और बांस की चॉपस्टिक से उसमें से आध्यात्मिक रूप से अंकुरित चावल निकाले। फिर वह उसे थोड़ा थोड़ा करके खाने लगा। बुरा नहीं, सचमुच बहुत बढ़िया। आध्यात्मिक अंकुरित चावल 5 रंगों का है। ये प्राकृतिक रूप से सुगंधित है, बांस की नली की अनूठी खुशबू के साथ। यह आध्यात्मिक अंकुरित चावल सचमुच दुनिया में एक दुर्लभ व्यंजन है। जू बियाओ ने कई व्यंजन चखे थे, लेकिन आज इस आध्यात्मिक अंकुरित चावल को खाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसे स्वादिष्ट चावल भी होते हैं। इस क्षण जू बियाओ ने आह भरी, अगर दुनिया के सभी लोग ये चावल खा सकें तो इस दुनिया में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। जू बियाओ की बातें सुनकर जू जुआंजी हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। अगर वह समय सचमुच आ जाए तो दुनिया अभूतपूर्व शांति की स्थिति में होगी। चैप्टर 22 ब्लैक ईगल को ज्ञान प्रदान करना। ब्लैक विंड माउंटेन का पहला उल्लेख। अल्पविराम। होंगवू युग के 25वें वर्ष में समय तेजी से बीत गया। होंगवू युग के 26वें वर्ष के प्रारंभ में, नव वर्ष के ठीक बाद, जोंगशान पर्वत पर आज सुबह तड़के भी थोड़ी ठंड थी। ओस अभी भी जम रही थी। जू जुआंजी दा हुआंग और जियो लियूजी के साथ पहाड़ पर घूम रहे थे। इसी दौरान उसे अचानक आकाश से एक चीख सुनाई दी। वह चीख आसमान में गूंजती हुई गर्जना जैसी थी। वह बेहद तीखी थी। कुछ देर बाद उसने आकाश से गिरती हुई एक काली छाया देखी। वह एक काला चील था जो बुरी तरह घायल था और थोड़ी ही दूर पर गिर रहा था। दा हुआंग ने देखा। उसने तुरंत कहा, गुरुजी, जल्दी देखिए, वह तो बाज जैसा लग रहा है। जू शुवानजी ने कहा, चलो जाकर देखते हैं। कुछ देर बाद जू शुवानजी ने देखा कि काला चील घास में गिरा पड़ा है और मृत्यु के कगार पर है। उसमें चीखने की भी ताकत नहीं बची थी। स्पष्टतः वह मरने ही वाला था। जू शुवानजी नीचे बैठ गया और काले बाज के पंख को देखने लगा। उसने देखा कि काले बाज के शरीर पर एक बड़ा घाव था। खून सूख चुका था। इस स्थिति को देखकर जू शुवानजी की आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी। ये काला चील स्पष्ट रूप से एक वयस्क काला चील था। इसकी ऊंचाई 1 मीटर से अधिक थी और पंखों का फैलाव कम से कम 3 मीटर था। इतना बड़ा काला चील, इसे घायल करने वाला जीव वाकई बहुत भयानक था। इतने बड़े काले चील को घायल कर पाना वाकई डरावना था। जाहिर है वह भी कोई ऐसा ही खूंखार पक्षी रहा होगा। बंदर शियाओ लियूजी दा हुआंग के पीछे छिप गया। उसने छुपकर काले चील को देखा और कहा, अरे वाह, ये काला चील तो सचमुच बहुत बड़ा है। स्वामी जी, क्या आप इसे बचाएंगे? जू जुआंजी अक्सर जोंगशान के आसपास घूमते थे। इसका उद्देश्य ज्ञान प्रदान करने के लिए योग्य प्राणियों को खोजना था। आज इस काले बाज को देखकर उसके मन में एक विचार आया। अगर वह इस काले बाज को ज्ञान देकर उसे पालतू बना सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अब उसके पास दा हुआंग, शियाओ लियूजी और साथ ही शुवानवू झील का बूढ़ा कछुआ और चांदी की मछली भी थी। जमीन पर और पानी में उसके पास दोनों चीजें थीं। उसके पास जिस चीज की कमी थी वह थी आकाश में उड़ने वाली कोई चीज। ये काला बाज बिल्कुल सही समय पर आया। अगले ही पल उन्होंने केवल जू शुवानजी को अपना हाथ उठाते हुए देखा। सबसे पहले उन्होंने काले बाज पर कायाकल्प कला का प्रयोग किया। मृत्यु के कगार पर पहुंच चुके काले बाज को बचाया। फिर उन्होंने काले बाज पर ज्ञानोदय तकनीक का प्रयोग किया। इन प्रक्रियाओं के बाद काले बाज ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली।
फिर खड़ा हुआ, जू जुवानजी को जलती आंखों से देखा और जू जुवानजी के बगल में दाहुआंग और जियोलियूजी को। कुछ समय बाद उन्होंने काले बाज को बोलते सुना, धन्यवाद हे आत्मज्ञानी, मेरी जान बचाने के लिए। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? काले चील के शब्द बिल्कुल भी कठोर नहीं थे। स्पष्टतः यह एक अनुभवी काला चील था, निश्चित रूप से कोई साधारण प्राणी नहीं था। जू जुआनजी मंद मंद मुस्कुराए। ये स्थान जोंगशान है, मेरा दाववादी नाम शुवानजी है। काला बाज एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तो यही है शुवानजी होने का साकार अनुभव। हे ज्ञानी जुवानजी, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्षमताएं असाधारण हैं, आपका जादू अद्भुत है। आप गुप्त अमर वंश से हैं। अप्रत्याशित रूप से इस जोंगशान पर गुप्त अमर वंश का एक महान व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ है। ये वास्तव में संसार के प्राणियों के लिए एक आशीर्वाद है। काले बाज के शब्दों ने जू शुवानजी का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। अरे, आपको कैसे पता चला कि मैं गुप्त अमर वंश से हूँ? काले बाज ने कहा, साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि जब मैं छोटा था तो एक बार मैं अपने माता पिता के साथ किशिया पर्वत पर स्थित युवानमिंग हवेली के बाहर गया था, जहां मैंने दाववादी युवानमिंग के उपदेश सुने थे। बाद में मोयुआन राजवंश का उदय हुआ। तेमुजिन द्वारा खंडित राक्षसी मार्ग को एकीकृत किया गया। तब से अमर आत्माएं छिप गईं और राक्षसी मार्ग फला फूला। तब से वे सभी प्रसिद्ध अमर आत्माएं गुप्त अमर बन गईं। 100 साल पहले 3 पर्वत और 5 चोटियां और शेंझोऊ के 72 प्रांत लगभग पूरी तरह से राक्षसी संप्रदायों के कब्जे में थे। मोयुआन राजवंश के पतन के बाद शेंझोऊ एक बार फिर खंडित हो गया था। राक्षसी संप्रदाय 3 पर्वतों और 5 चोटियों तथा शेंझोऊ के 72 प्रांतों से पीछे हट गए थे। पिछले 20 वर्षों में गुप्त अमर वंश के कुछ वंशज मानव जगत में आए हैं। हालांकि जोंगशान जैसे स्थानों में जहां राजवंश का कब्जा था, किसी गुप्त अमर से मिलने की संभावना बहुत कम थी। अप्रत्याशित रूप से आज मुझे जोंगशान में उस ज्ञानी व्यक्ति से मिलने का अवसर मिला। जीवित रहना मेरा भाग्य ही था। जब जू शुवानजी ने काले बाज से ये शब्द सुने तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बात यह है, तुम्हारे शरीर पर जो चोट थी वो मैंने ठीक कर दी है। मैं देख सकता हूं कि तुम काफी बुद्धिमान हो। अब अगर तुम्हारे पास लौटने के लिए कोई घर नहीं है तो क्यों न तुम जोंगशान में ही रहो और मेरे साथ साधना करो। मेरे आसन के नीचे रहकर एक दिव्य संदेशवाहक पक्षी बन जाओ। चैप्टर 23 इनाम। स्वर्ण प्रकाश तकनीक। दाहुआंग हताश है। काले चील को जाहिर तौर पर इतनी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं थी। आखिर सभी अमर प्राणी इन उड़ने वाले पक्षियों पर कृपा नहीं करते। क्या ज्ञानी पुरुष ने जो कहा वह सच है? काले बाज ने उत्साह से कहा। जू जुआनजी मंद मंद मुस्कुराए, बेशक। काले बाज ने तुरंत अपना सिर झुका लिया, जिससे उसने जू शुवानजी के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की। हे आत्मज्ञानी, मुझे अपने साथ लेने के लिए आपका धन्यवाद। इसी क्षण जू शुवानजी के कान में सिस्टम प्रॉम्प्ट की एक श्रृंखला सुनाई दी। डिंग, मेजबान को बधाई हो जिन्होंने सफलतापूर्वक एक काले बाज को ज्ञान प्रदान किया और पुरस्कार प्राप्त किया। गोल्डन लाइट तकनीक। गोल्डन लाइट तकनीक एक सर्वोच्च शारीरिक तकनीक है जिसे उच्चतम स्तर तक विकसित करने पर व्यक्ति सुनहरे प्रकाश में परिवर्तित हो सकता है और आकाश और पृथ्वी पर विचरण कर सकता है। गोल्डन लाइट टेक्निक, एक और उड़ने की तकनीक। सुनहरी रोशनी में रूपांतरित होकर दुनिया भर में विचरण करना वाकई बहुत रोमांचक लगता है। इस पल उसे अपने कान में एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। डिंग, सिस्टम ने इस काले चील की वंश गुणवत्ता के आधार पर इसके विकास की 3 दिशाओं का पता लगाया है। 1. आकाश में छलांग लगाने वाला दिव्य बाज, बारूद के पंखों, लोहे के पंजों और लोहे की चोंच के साथ। लोहे के पंजे युद्ध में असाधारण रूप से कुशल हैं, कुश्ती तकनीकों में बेजोड़ हैं और लोहे की चोंच इतनी तेज है कि एक ही वार में मार सकती है। 2. झू, जो बाज जैसा दिखता है लेकिन उसके हाथ इंसानों जैसे हैं और उसकी आवाज़ तीतर जैसी है। 3. स्वर्ण पंखों वाला रोक, एक दिव्य पक्षी जो स्वाभाविक रूप से 5 अलौकिक शक्तियों से युक्त है। दिव्य पैर, मन पढ़ना, भाग्य पढ़ना, दिव्य श्रवण और दिव्य दृष्टि। सुनहरे पंखों वाला रोग जन्म से ही उड़ने की शक्ति से युक्त होता है, अपनी लोहे जैसी चोंच और पंजों को फैलाता है और इसके सिर पर हीरे जैसे सींग होते हैं। इसके शीर्ष पर एक चमकदार रत्न होता है। इसकी अग्नि जैसी आंखें सूर्य और चंद्रमा की तरह चमकती हैं और इसकी स्टील जैसी चोंच लोहे के हुक की तरह होती है। इसके पंख तलवारों की तरह आकाश में नाचते हैं। सुनहरे पंख गर्म रेत की वर्षा करते हैं। यह विशाल लोहे के पेड़ों पर रहता है और ड्रैगन का शिकार करता है। कृपया विकास की दिशा चुनें। ये तीनों विकासवादी दिशाएं तो वाकई आश्चर्यजनक हैं। आकाश पकड़ने वाला देवदूत झू, स्वर्ण पंख वाला रॉक, ये तो आसान चुनाव लगता है, सीधे स्वर्ण पंख वाले रॉक को चुन लो। जू शुवानजी ने सीधे गोल्डन विंग्ड रॉक को चुना, लगभग बिना किसी झिझक के। कारण सीधा सादा था, क्योंकि गोल्डन विंग्ड रॉक वाकई असाधारण था। केवल 5 अलौकिक शक्तियां ही ऐसी चीजें नहीं थीं जिनकी तुलना अन्य 2 दिव्य पक्षियों से की जा सके। डिंग, विकास की दिशा चुन ली गई है।
कृपया इस कालेबाज को ज्ञान प्रदान करते रहें। यदि विकास विफल होता है तो मेजबान को कुछ दंड भुगतना पड़ेगा। यदि विकास सफल होता है तो मेजबान को निरंतर पुरस्कार प्राप्त होंगे। ठीक है, क्या आपका कोई नाम है? जू जुआनजी ने मुस्कुराते हुए पूछा। काले चील ने अपने पंख सामने की ओर मोड़ लिए और कहा, हे आत्मज्ञानी, कृपया मुझे एक नाम प्रदान करें। जू जुआनजी ने एक पल के लिए सोचा। तुम्हारा रूप शक्तिशाली है, तुम्हारे पंख एकदम काले हैं, अत्यंत राजसी, तो चलो तुम्हें ये यंग कहते हैं। कालेबाज ने कहा, धन्यवाद आत्मज्ञानी, अब से मुझे ये यंग कहा जाएगा। इस पल एक तरफ खड़े होकर दा हुआंग ने कहा, अरे बड़े काले कोयले, मेरा नाम दा हुआंग है, मैं स्वामी के अधीन सबसे श्रेष्ठ दैवीय कुत्ता हूँ, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। काली चील, ये यंग ने दा हुआंग की ओर एक नज़र डाली। एक भी शब्द बोले बिना उस नज़र ने सब कुछ बयां कर दिया। जू शुआनजी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और मुड़कर चली गई। काला चील, ये यंग जू जुआनजी के पीछे चला गया। अंगरक्षक की तरह काले चील को जू शुआनजी के साथ जाते देख दाहुआन क्रोधित हो गया और अपने बगल में खड़े शियाओ लियूजी से बोला, शियाओ लियूजी, देखो देखो, यह आदमी कितना घमंडी है, गुरु की कृपा पर निर्भर है, मुझे दाहुआन को अपनी नज़रों में भी नहीं रखता। धिक्कार है, ये तो सचमुच बहुत गुस्सा दिलाता है। ये तो बस एक काला कोयला सिर है, इसमें ऐसी क्या खास बात है? अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, देखना मैं उस काले कोयले सिर को ज़मीन पर पटक कर न दूं। बंदर शियाओ लियूजी दाहुआंग की पीठ पर बैठ गया। अनुचित ढंग से कहा, भाई दाहुआंग, वह काला कोयला सचमुच भयंकर दिखता है, आप शायद उसे हरा नहीं पाएंगे। दाहुआंग ने तुरंत चिल्लाकर कहा, यह कैसे संभव है? मैं कौन हूँ? मैं स्वामी का सर्वोत्कृष्ट दैवीय कुत्ता हूँ, मेरे एक भयंकर हमले से ही वह काला गधा ढेर हो जाएगा। अल्पविराम। जब जू शुआनजी कालेबाज ये यंग को शुवानवू झील के किनारे वापस लाए तो जू बियाओ अकेले शतरंज खेल रहे थे। हालांकि मौसम अभी भी बहुत ठंडा था। हालांकि जू बियाओ की मौजूदा शारीरिक स्थिति को देखते हुए ठंड से निपटना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। इस समय जू बियाओ की निगाहें शतरंज के बोर्ड पर टिकी हुई थीं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी विचारशील अभिव्यक्ति दिखाई दी। जाहिर है, खेल के आधे रास्ते में ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे खेलना है। इसी समय जू शुआनजी उसके सामने बैठ गया। उसने किनारे से एक काला मोहरा उठाया और उसे बोर्ड पर रख दिया। जू बियाओ ने शतरंज के बोर्ड पर नजर डाली। पल भर में उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी। अद्भुत, सचमुच अद्भुत, ये चाल, सचमुच अंधेरे में रोशनी की किरण। शुआनजी, तुमने ये कैसे सोचा? ये चाल वाकई कमाल की है। तुमने कहा था कि तुम्हें शतरंज नहीं आता। मैं पहले इस बात पर यकीन करता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। जू बियाओ ने जू जुआनजी की ओर देखा। जू जुआनजी मंद मंद मुस्कुराए। सालों तक शतरंज खेलने के बाद मुझे खेल के सारे नियम और चालें याद हो गई हैं। बस एक अप्रत्याशित, जोखिम भरी और अपरंपरागत चाल की कमी है। मेरी यह चाल कोई खास नहीं थी, बस मेरा दिमाग नियमों से मुक्त है, बस जीवित शब्द से भरा है, इसलिए मैंने ये रास्ता खोज लिया। जू बियाओ ने जू शुआनजी की बातें सुनी और गहरी सोच में डूब गई। कुछ क्षण बाद जू बियाओ ने अत्यंत प्रशंसा के साथ जू शुआनजी से कहा, अद्भुत, सचमुच अद्भुत। शुआनजी, जितना अधिक समय मैं आपके साथ बिताता हूँ उतना ही मुझे समझ आता है कि आप अमर क्यों बने। आपकी मानसिकता, दृढ़ संकल्प और यह असाधारण अंतर्दृष्टि ऐसी है जिसकी तुलना साधारण लोग नहीं कर सकते। आपके साथ अभ्यास करके मुझे बहुत लाभ हुआ है। यदि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार न करते तो मैं निश्चित रूप से आपको अपना गुरु मानकर आपकी पूजा करता। TL नोट, ये यंग का अनुवाद रात्रि छाया होता है। चैप्टर 24 जू युवानझांग का हत्यारा इरादा। तांग राजधानी लौटता है। जू शुआनजी ने जू बियाओ की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। भला वह जू बियाओ को अपना शिष्य कैसे बना सकता था? आखिर जू बियाओ ही इस शरीर का जैविक पिता था। हालांकि जू बियाओ को यह नहीं पता था कि वह रहस्यमयी व्यक्ति जिसके साथ वह दिन रात बिताता था उसका सबसे बड़ा बेटा था, जिसकी बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। इसका यह मतलब नहीं था कि जू शुआनजी जू बियाओ को अपना शिष्य बना सकता था। उसी क्षण जू बियाओ ने जू शुआनजी के पीछे एक विशाल काला चील देखा। उस भव्य और प्रभावशाली काले चील को देखकर जू बियाओ थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोली, ये यंग, यह क्या है? जू शुआनजी ने बाज का परिचय जू बियाओ से कराते हुए कहा, ये यंग है। अब से यह हमारे साथ साधना करेगी। ये यंग, आओ और गुरु वांगचेन को प्रणाम करो। जू शुआनजी की बातें सुनकर ये यंग ने तुरंत जू बियाओ को प्रणाम किया, अपने पंखों को आगे की ओर करके, एक औपचारिक अभिवादन के समान। ये देखकर जू बियाओ हंस पड़ा और बोला, ये तो वाकई जनरल शेनवेई से भी ज्यादा प्रभावशाली है। जनरल शेनवेई वह उपनाम था जो जू बियाओ ने उस बड़े पहाड़ी कुत्ते को दिया था। ये नाम सुनते ही वह बहुत जोश में आ गया था। पलक झपकते ही आधा साल और बीत गया।
मिंग राजवंश के होंगवू युग के 26वें वर्ष में मिंग राजवंश एक बार फिर स्पष्ट रूप से उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रहा था। इसी वर्ष जिनिवेई के कमांडर एरहू ने गुप्त रूप से लैन यू पर राजद्रोह का आरोप लगाया। इस मामले में 13 माक्विस और 2 अर्ल शामिल थे और उनके परिवारों के 15,000 से अधिक लोगों का सफाया कर दिया गया। इस मामले के कारण मिंग राजवंश के संस्थापक नायकों का लगभग पूरा सफाया हो गया। हाल ही में मिंग राजवंश के सम्राट झू युवानझांग ने देशद्रोहियों की सूची जारी की, जिसमें एक ड्यूक, 13 माक्विस और 2 अर्ल को तलब किया गया। लैन यू कांड के बाद पूरा मिंग राजवंश भय के माहौल में था। इस दिन मिंग राजवंश की राजधानी जिनलिंग शहर में शाही महल के अंदर बाओहुआ हॉल के बाहर प्रांगण में सम्राट झू युवानझांग एक कुदाल पकड़े हुए प्रांगण में एक खेत में जमीन जोत रहे थे। इसी समय सादे कपड़ों में एक बुजुर्ग व्यक्ति आंगन के द्वार से अंदर आया। उसने झू युवानझांग की ओर चिल्लाते हुए कहा, भाई चोंगबा, तांगहे लौट आए हैं। यह आवाज़ सुनते ही झू युवानझांग ने कुदाल चलाना तुरंत बंद कर दिया। वह सीधा खड़ा हो गया और सादे कपड़ों में उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखने लगा। उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। तांगहे, तुम बदमाश, इतने सालों से मुझसे दूर छिपे रहे, डरते थे कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, फिर भी तुम मुझसे मिलने वापस आना याद रखते हो। साधारण कपड़ों में मौजूद बुजुर्ग व्यक्ति झू युवानझांग को प्रणाम करने के लिए घुटने टेकने ही वाला था। इस क्षण झू युवानझांग ने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, बस करो, बस करो, मेरे सामने ये औपचारिकताएं बंद करो। कोई ड्यूक शिंगुओं के लिए एक कुर्सी लाओ। बोलते बोलते झू युवानझांग ने अपने हाथ में पकड़ी कुदाल नीचे रख दी, पास ही एक मेज पर जाकर बैठ गया। उसने अपने और तांगहे के लिए चाय डाली। चाय के कुछ घूंट पीने के बाद झू युवानझांग ने गहरी सांस ली और बोला, तांगहे, हमारी मुलाकात को कितने साल हो गए। तांगहे वहीं बैठा अपनी उंगलियों पर गिनने लगा। ध्यान से गिनने पर 20 साल होने चाहिए। झू युवानझांग ने हल्के व्यंग्य के साथ कहा, 20 साल, तुम्हें पता है 20 साल बीत गए। 20 साल, तुम बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। तुम्हारे सिर पर सफ़ेद बाल आ गए हैं, मैं भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ। कम से कम तुम, तांगहे, में थोड़ी सी भी अंतरात्मा बची है जो मुझसे मिलने वापस आए हो। अगर तुम कुछ साल बाद लौटती तो मुझे डर है कि तुम मुझसे मिल भी पाती या नहीं। ये सुनकर तांगहे ने तुरंत अपने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप निश्चित रूप से दीर्घायु होंगे। झू युवानझांग ने हाथ हिलाते हुए हंसते हुए कहा, मुझे धोखा देने के लिए ऐसे मीठे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। हम जानते हैं कि हम कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। मैं अपने शरीर को अच्छी तरह जानता हूँ। जब से माँ जी का देहांत हुआ है, मैंने राज्य के आधे से अधिक मामलों को युवराज को सौंप दिया था। बाद में युवराज का भी देहांत हो गया। मैं अकेले ही सब कुछ संभाल रहा था। सम्राट होना सचमुच कठिन है, लेकिन चाहे कितनी भी कठिनाई हो, क्या यह उन दिनों से अधिक कठिन हो सकता है जब हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं था। जब भी मैं इस विशाल मिंग राजवंश में अभी भी भूखे लोगों की संभावना के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल चिंता से भर उठता है। मैं 20 साल से अधिक समय से सम्राट हूँ, लेकिन मैं भूख का दर्द कभी नहीं भूला हूँ। इसलिए चाहे कितने भी राजकीय मामले हों, मैं उन्हें सहन कर सकता हूँ। लेकिन कुछ लोगों में तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं होती। वे हमेशा खुद को बहुत काबिल समझते हैं। उन्हें और चाहिए, वे और मांगते हैं। अंत में अराजकता फैल जाती है। आम लोग गुस्से में होने पर भी बोलने की हिम्मत नहीं करते। मैं क्या करूं? मैं बस उन सबको मार डालूं और शांति कायम हो जाएगी। झू युवानझांग की बातें सुनकर तांगहे वहीं बैठे बैठे हिचकिचाते हुए बोले, भाई चोंगबा, लेकिन क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है कि जंगल की आग घास को नष्ट नहीं कर सकती, वह वसंत की हवा के साथ फिर से उगाती है। मिंग राजवंश को अभी भी लोगों की ज़रूरत है। अगर पानी बहुत साफ होगा तो उसमें मछलियां नहीं होंगी। ये सुनकर झू युवानझांग ने तुरंत हाथ हिलाया। जंगल की आग भी घास को नष्ट नहीं कर पाती, वह बसंत की हवा से फिर उगाती है। ये प्याज के गुच्छों की तरह हैं, जब तक ये उगने की हिम्मत रखती हैं, जब तक मैं यहाँ एक दिन के लिए भी हूँ। अगर मुझे ये दिखेंगी तो मैं इन्हें काट डालूंगा। ये सुनकर तांगहे ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, भाई चोंगबा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि आप में राजा जैसी आभा है। ऐसा दबदबा हर किसी में नहीं होता। मैं बचपन से ही भाई चोंगबा के साहस का प्रशंसक रहा हूँ। जब भाई चोंगबा ने उस समय मास्टर लियू की गाय को मारा था, तब मुझे, तांगहे को, ये पता था कि भविष्य में भाई चोंगबा अवश्य ही महान कार्य करेंगे। तांगहे द्वारा उनके बचपन के मज़ेदार किस्से सुनाते ही झू युवानझांग का मूड भी बहुत अच्छा हो गया। हा, मैं, झू चोंगबा, कभी हिम्मत की कमी नहीं हुई। तांगहे, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। कुछ दिनों में माँ की पुण्यतिथि है। मेरे साथ जोंगशान चलो, सैर पर मेरा साथ दो। तांगहे ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, जी महाराज। जोंगशान में जब हल्की हवा चल रही थी, वह एक सुखद समय था। कालाबाज, ये यंग और बड़ा पहाड़ी कुत्ता पहाड़ पर एक दूसरे का सामना कर रहे थे।
बंदर च्याओ लियूजी, तीतर आहसी और सफ़ेद सांप च्याओ बाई कुछ ही दूरी पर इकट्ठा होकर कालेबाज ये यंग और दाहुआन के बीच हो रहे टकराव को ध्यान से देख रहे थे। चैप्टर 25 चील और कुत्ते के बीच लड़ाई। मैगपाई को ज्ञान प्राप्त हुआ। जू युवानझांग फिर से पहाड़ पर चढ़े। उसी क्षण दाहुआन ने काले चील ये यंग पर भौंकते हुए कहा, भौंक काले कोयले के सिर वाले, मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारा काम तमाम। मैं दाहुआन स्वामी का प्रथम दिव्य कुत्ता हूं, अपार शक्ति वाला। यदि तुम अभी दया की भीख मांगोगे तो मैं दाहुआन तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन यदि तुम हठी बने रहे तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। काला चील ये यंग अपने पंखों को कसकर मोड़े हुए स्थिर खड़ा था। उसकी कठोर आंखों में एक ठंडी और उदासीन नजर झलक रही थी। ये यंग ने धीरे से कहा, आओ। उत्तेजित होकर दाहुआन अविश्वसनीय गति से सीधे ये यंग की ओर दौड़ा। आखिरकार दाहुआन 11 वर्षों से साधना कर रहा था और कई वर्षों से शरीर रूपांतरण के क्षेत्र में था, जिससे उसकी गति में काफी सुधार हुआ था और उसके पंजे शेर या बाघ के पंजों की तरह तेज हो गए थे। ये यंग भी किसी से कम नहीं थी। एक नन्ही चील के रूप में वह अपने माता पिता के साथ रहती थी और एक ऋषि की बातें सुनकर साधना की तकनीकें सीखती थी। हाल ही में झू शुआनजी के मार्गदर्शन में उसने काफी प्रगति की थी। अचानक उसने अपने पंख फैलाए, फड़फड़ाते हुए ऊपर उठी और अपने नुकीले पंजों से दाहुआन पर झपट्टा मारा। दाहुआन की गति के बावजूद ये यंग ने दाहुआन के फर को पकड़ लिया, लेकिन दाहुआन ने फुर्ती से चकमा देकर उसकी पकड़ से खुद को बचा लिया। ये यंग ने एक बार फिर झपट्टा मारा, लेकिन इस बार दाहुआन सीधे ऊपर उछला और ये यंग से टकराकर उसे कई झांग पीछे की ओर फेंक दिया। दाहुआन ने बाजी नहीं मारी और ये यंग को फिर से टक्कर मारने के लिए दौड़ा। ये यंग तुरंत ऊपर की ओर उड़ गया, अपनी गति बढ़ाई और अपना अंतिम वार किया। लगभग अदृश्य गति से उसने दाहुआन को कमर से पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। इस बार दाहुआन मुसीबत में था। जो जमीन पर दौड़ते हैं वे हवा में बेबस हो जाते हैं। एक काले चील के रूप में ये यंग की विशेषता शिकार को हवा में पकड़कर नीचे गिराकर मार डालना थी। ये यंग को ऊंचाई पर उड़ते देख दाहुआन भयभीत हो गया। वह जोर से चिल्लाया, आह आह, बहुत ऊंचा, सच में बहुत ऊंचा। मैं गलत था, मैं सचमुच गलत था। भाई ये यंग, चलो इस बारे में बात करते हैं। कृपया जल्दबाजी मत करो। काला चील ये यंग दाहुआन को लेकर हवा में चक्कर लगाता रहा और फिर झपट्टा मारकर उसे जमीन पर पटक दिया। डर से दाहुआन के पैर कांपने लगे। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और तुरंत बेहोश हो गया। ये यंग शांति से वहां से चला गया। दाहुआन वहीं कांपता रह गया। दूर से तीतर आहसी ने चापलूसी भरे लहजे में चिल्लाकर कहा, भाई ये यंग, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए एक फल तोड़ लाऊंगा। आहसी झटपट ये यंग के पीछे दौड़ पड़ा, जबकि सफेद सांप शियाओ बाई जो ये सब देख रहा था रेंगता हुआ दूर चला गया। बंदर शियाओ लियूजी दौड़कर दाहुआन के पास गया और बोला, बड़े भाई हुआंग, आप ठीक हैं? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब से आप स्वामी के सबसे शक्तिशाली कुत्ते नहीं रहे। वह काला कोयला सिर वाला व्यक्ति सचमुच बहुत ताकतवर है, लेकिन बड़े भाई हुआंग, आप में हिम्मत नहीं है। आप उस काले कोयला सिर वाले व्यक्ति से दया की भीख कैसे मांग सकते हैं? दाहुआन हौंफते हुए बोला, मेरी जान बाल बाल बची। हिम्मत कहाँ गई? मेरी जान बचाना सबसे जरूरी है। एक अच्छा कुत्ता पल भर के दिखावे के लिए नहीं लड़ता। जब मैं रूप प्रकटन के क्षेत्र में पहुंचूंगा तो मैं अपना स्थान जरूर वापस ले लूंगा। दूर जंगल में खड़े झू शुआनजी और झू बियाओ कुत्ते और चील के बीच की लड़ाई देख रहे थे। झू बियाओ मुस्कुराते हुए बोले, सच कहूं तो दाहुआन की युद्ध शक्ति बहुत जबरदस्त है। दुर्भाग्य से यह उड़ नहीं सकता, इसलिए इसे नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन समझदार जानता है कि कब पीछे हटना है। दाहुआन लचीला और सहनशील दोनों है। झू शुआनजी हंसते हुए बोला, यह आदमी जो हमेशा की तरह बेतहाशा भाग रहा है, उसे अपना मुकाबला मिल गया है। जैसे जैसे इस पर्वत पर आध्यात्मिक जीवों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नियम कानूनों की जरूरत होगी। ताकत का सम्मान किया जाता है ताकि अराजकता न फैले। उत्सुकतावश झू बियाओ ने पूछा, इतने सारे आध्यात्मिक जीवों के बीच आपने उन्हें कैसे खोजा? झू शुआनजी मुस्कुराए और बोली, बस मेरे पीछे आओ। झू बियाओ को जंगल से ले जाते हुए झू शुआनजी को जल्द ही कुछ मैनाएं दिखाई दी। वह उड़ गया, परछाई में बदल गया और कुछ ही क्षणों बाद हाथ में एक मैनाएं पकड़े हुए वापस लौटा। वांगचेन, देखो यह मैना कैसी है? झू बियाओ ने इसकी जांच करते हुए कहा, पंख काफी अच्छे हैं। यह एक अच्छा पौधा लग रहा है। झू शुआनजी सहमत हो गई, अच्छा, तो फिर यही ठीक है। जब उसने अपना हाथ मैना के सिर के ऊपर उठाया तो दिव्य प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। लगभग आधी अगरबत्ती जलने के समय के बाद झू शुआनजी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और मैना से कहा, छोटी मैना, अब से तुम मेरे पीछे चलोगी। मैना चाहते हुए बोली, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। झू बियाओ आश्चर्य से भर उठा और बोला, अचानक, सचमुच अप्रत्याशित। शुआनजी,
तुम तो जानवरों को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उन्हें इंसानी भाषा बोलने की क्षमता दे सकते हो। इसीलिए तो इस पर्वत पर इतने सारे आध्यात्मिक जीव हैं जो इंसानी भाषा बोल सकते हैं। अमर की शक्ति सचमुच असीमित है। वाकई अद्भुत। इसी क्षण दा हुआंग की आवाज़ उस दिशा से आई। गुरुजी, गुरुजी, मुझे बूढ़े जू की आवाज़ फिर से सुनाई दी। बूढ़े जू पहाड़ पर आ रहे हैं। टीएल नोट्स, झांग जंग लंबाई की एक पारंपरिक चीनी इकाई जो लगभग 3.3 मीटर या 10.8 फीट के बराबर होती है। आधा अगरबत्ती का समय बन जू स्यांग देशी जियान समय मापने की एक पारंपरिक चीनी इकाई जो लगभग 15 मिनट के बराबर है। चैप्टर 26 इनाम। जादुई दर्पण तकनीक। सिंदूरी पक्षी वंश। हम बूढ़े जू पहाड़ पर आ रहे हैं। दाहुआन की आवाज़ सुनकर जू शुवांजी को पहली बार हैरानी हुई। बूढ़े जू फिर से पहाड़ पर क्यों आ रहे हैं? लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि महारानी माँ की पुण्यतिथि पर हर साल बूढ़े जू श्रद्धांजलि देने आते थे। एक और साल बीत गया था तो स्वाभाविक ही था कि बूढ़े जू पहाड़ पर आएंगे। कभी कभी जू शुवांजी बूढ़े जू के अपनी पहली पत्नी के प्रति अटूट प्रेम को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाती थी, जो वास्तव में अतुलनीय था। इस समय जू शुवांजी के बगल में खड़े जू बियाओ चौंक उठे। अपनी बुद्धिमत्ता से वे तुरंत समझ गए कि बूढ़ा जू कौन है। आखिरकार दाओवादी शुवांजी ने उन्हें बताया था कि होंगवू युग के 15वें वर्ष से उनके पिता सम्राट जू युवानझांग हर साल पर्वत पर आते रहे हैं। कल उनकी माता की पुण्यतिथि थी, इसलिए उनके पिता का पर्वत पर आना स्वाभाविक था। अपने पिता के बारे में सोचते हुए जू बियाओ के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। उन्हें तुरंत अपने पिता से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति और अपने पिता के सामने उपस्थित होने के संभावित परिणामों के बारे में सोचा तो वे बेहद दुविधा में पड़ गए। वह अपने पिता के स्वभाव को भली भांति जानता था। अगर उसके पिता को पता चल जाता कि वह अभी भी जीवित है तो वे उसे इस झोंकशान में रहने नहीं देते। अगर उसे साधना करनी भी होती तो उसे महल में ही करनी पड़ती। उनके पिता की दृष्टि में जू परिवार की कुछ जिम्मेदारियां थीं। किसी की मृत्यु हो जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाता था, लेकिन यदि कोई जीवित रहता था तो उसे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना ही पड़ता था। बचपन से लेकर वयस्कता तक उनके पिता ने उन्हें राजकीय मामलों का प्रशिक्षण दिया था, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से उनके पिता हमेशा दृढ़ निश्चयी रहे। इस बार जू बियाओ अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता था। झोंगशान में बिताए 6 महीने और वहां के अनुभवों ने उसे सच्ची साधना का पूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया था। हर रात वह दाओवादी शुवांजी के शब्दों को याद करता था, राजसी शक्ति और धन दीर्घायु और दाओ की प्राप्ति के समान उत्तम नहीं है। जू बियाओ ने दीर्घायु और दाओ की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखी, लेकिन यदि वे अपने जीवन को और बढ़ा सकें, 100 या 80 वर्ष तक जीवित रह सकें, तो यह मिंग राजवंश के लिए अधिक लाभदायक होगा। आखिरकार यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो वास्तव में कुछ भी शेष नहीं रहता। मृत्यु के एक भयावह अनुभव से गुजरने के बाद जू बियाओ के कई चीज़ों के बारे में विचार बदल गए थे। इसी क्षण उनके बगल में बैठे जू शुवांजी ने कहा, ये तो सम्राट जू हैं। क्या आप मेरे साथ उनसे मिलने चलना चाहेंगे? बस दूर से ही देख लीजिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जू बियाओ ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। ठीक है, चलिए देखते हैं। जू शुवांजी जू बियाओ के संयम की प्रशंसा करते थे। आखिरकार उन्होंने 10 वर्षों से अधिक समय तक मिंग राजवंश के राज्य मामलों का प्रबंधन किया था। उनकी मनोवैज्ञानिक अनुकूलन क्षमता आम आदमी से कहीं अधिक थी। उन्होंने बहुत से शब्द तैयार कर रखे थे, लेकिन अपने पिता के चेहरे के भाव देखकर उन्होंने कुछ भी न कहने का निर्णय लिया। दा हुआंग, आगे बढ़कर रास्ता दिखाओ। जू शुवांजी ने तुरंत ही नवज्ञानी मैगपाई को अपने कंधे पर बिठा लिया और दा हुआंग आगे आगे चलने लगे। उनके बगल में मिंग राजवंश के पूर्व उप सम्राट जू बियाओ थे। रास्ते पर चलते हुए ऐसा लग रहा था मानो वे पहाड़ों और नदियों से निकलकर आ गए हों। इसी क्षण जू शुवांजी को अपने कान में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। डिंग, मेज़बान को बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक एक मैगपाई को ज्ञान दिया है और इनाम प्राप्त किया है। जादुई दर्पण तकनीक। जादुई दर्पण तकनीक यह एक सर्वोच्च तकनीक है जिसे पूर्णतया विकसित करने पर दुनिया में कहीं भी किसी भी व्यक्ति या घटना का अवलोकन किया जा सकता है। जादुई दर्पण तकनीक द्वारा प्रकट की गई चीजें न केवल स्वयं बल्कि दूसरों द्वारा भी देखी जा सकती हैं। जादुई दर्पण तकनीक से भी ऊपर महान जादुई दर्पण तकनीक है जो लापता लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है, पिछले जन्मों को देख सकती है, दूसरों के रूप रंग का अवलोकन कर सकती है, चोरी हुई वस्तुओं और उनके चोरों का पता लगा सकती है, आवासों और कब्रिस्तानों के फेंगशुई का विश्लेषण कर सकती है और यहाँ तक कि विवाह की संभावनाओं का भी अनुमान लगा सकती है। संक्षेप में यह अनगिनत उपयोगों वाली एक जादुई तकनीक है। हम जादुई दर्पण तकनीक, वाह, ये जादुई दर्पण तकनीक तो वाकई रहस्यमयी लगती है। ये दुनिया में कहीं भी किसी भी व्यक्ति या घटना को देख सकती है और दूसरे भी इसे देख सकते हैं। ये तो कमाल की तकनीक है। बढ़िया, वाकई बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस नन्ही चिड़िया को ज्ञान देने से इतना शक्तिशाली इनाम मिलेगा।
लगता है ये नन्ही चिड़िया साधारण नहीं है, इसमें कोई वंशानुगत शक्ति जरूर होगी। इसी क्षण जू शुआनजी को अपने कान में एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। डिंग। इस मैगपाई की वंश गुणवत्ता के आधार पर सिस्टम ने इस मैगपाई के विकास की 3 दिशाओं का पता लगाया है। 1. जिंगवेई। किंवदंती के अनुसार जिंगवेई ज्वाला सम्राट की सबसे छोटी बेटी थी, जो एक बार खेलते समय तूफान के दौरान पूर्वी सागर में डूब गई थी। अपनी मृत्यु के बाद वह एक दिव्य पक्षी में परिवर्तित हो गई, जिसने पश्चिमी पहाड़ों से पत्थरों द्वारा पूर्वी सागर को भरने का निश्चय किया। 2. फेन। इस पक्षी में आग से बचने की शक्ति है, ये बेहद तेज उड़ता है और इसकी दुख भरी चीखें लोगों के मन को झकझोर सकती हैं, जिससे यह एक महान संदेशवाहक बन जाता है। 3. सिंदूरी पक्षी। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, युद्ध में भयंकर, अग्नि को नियंत्रित करने में निपुण। लाल फीनिक्स ऊंची पहाड़ियों पर गाता है और सुबह के सूरज में छत्र वृक्ष उगते हैं। लाल फीनिक्स का शरीर अग्नि से ढका हुआ है, जो कभी बुझती नहीं, और इसमें प्रबल जीवन शक्ति निहित है। ये पूर्णता और शुभता का प्रतीक है और दुनिया में अनंत आभा लाता है। कृपया होस्ट के लिए विकास की दिशा चुनें। हम इस नन्ही मैना में सिंदूरी चिड़िया का वंश है। ये तो वाकई आश्चर्यजनक है। ये तो आसान चुनाव लगता है, सीधे सिंदूरी चिड़िया को चुन लो। चैप्टर 27। शियाओ जी की उन्नति। बूढ़े जू के प्रश्न। पुरस्कार। पुनर्जन्म के 6 पथों का दीर्घायु सूत्र। अल्पविराम। जू जुआनजी ने सीधे वर्मिलियन पक्षी को चुना। जरा भी संकोच नहीं हुआ, एक पल के लिए भी नहीं। ऐसा करना सिंदूरी पक्षी का अपमान होता। डिंग। विकास का मार्ग चुन लिया गया है। कृपया इस मैगपाई को ज्ञान प्रदान करते रहें। यदि विकास विफल होता है तो मेजबान को कुछ दंड भुगतने पड़ेंगे। यदि विकास सफल होता है तो मेजबान को निरंतर पुरस्कार प्राप्त होंगे। सिस्टम से मिली सूचना को सुनकर जू शुआनजी की आंखों में एक अस्पष्ट अर्थ की झलक दिखाई दी। असफल। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वैसे भी कोई समय सीमा नहीं थी। सिस्टम की खामी का फायदा उठाने पर कोई दंड नहीं, जू शुआनजी ने खुशी से सोचा। इस समय अनजाने में ही दा हुआन उसे और जू बियाओ को एक ऐसी जगह पर ले जा चुका था जहां से वे जू युवानझांग की आकृति देख सकते थे। गुरुजी, देखिए, उधर बूढ़े जू के साथ एक बूढ़ा आदमी है। जू बियाओ ने गौर से देखा। 6 महीने बाद वह अपने पिता की छवि को देख रहा था। उसी क्षण सफ़ेद बालों से भरे सिर वाले अपने पिता को देखकर उसकी सारी भावनात्मक सुरक्षा धराशायी हो गई। चाहे उसने पहले कितनी भी मानसिक तैयारी कर ली हो, अपने पिता को उस हालत में देखकर, झुके हुए शरीर और बढ़ती उम्र को दर्शाने वाले बालों को देखकर, वह खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों में कड़वाहट उमड़ पड़ी। पिताजी, जू बियाओ ने धीरे से पुकारा और एक कदम आगे बढ़ाया। जू शुआनजी ने उसे रोकते हुए उसके कान में फुसफुसाया, ध्यान से सोचो। एक पल के लिए रुक गए तो सागर और आकाश खुल जाएंगे। एक कदम और आगे बढ़े तो सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति काले बालों वाले को विदा कर देगा। ये सुनकर जू बियाओ ने अपने कदम रोक दिए। उसने धीमी आवाज में कहा, मास्टर शुआनजी, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं हृदयहीन और भावनाहीन हो जाऊं? जू शुआनजी ने उदासीनता से कहा, मैं तो बस आपको एक विकल्प दे रहा हूं। ये सुनकर जू बियाओ चुप रही। अल्पविराम। दूसरी ओर जू युवानझांग अपने बड़े भाई तांगहे को महारानी माँ के मकबरे पर लेकर आए थे। जिनिवेई जनजाति के लोग पहले ही उस क्षेत्र में फैल चुके थे। हालांकि उनमें से बहुत कम ही दिखाई दे रहे थे, फिर भी गुप्त व्यवस्थाएं प्रचुर मात्रा में थीं। आखिरकार सम्राट की सुरक्षा सर्वोपरि थी। इस समय जू युवानझांग ने तांगहे का हाथ थामकर महारानी माँ को अगरबत्ती अर्पित की। फिर एक तरफ जाकर हरे भरे पहाड़ों को देखते हुए उन्होंने धीरे से कहा, तांगहे, हम बूढ़े हो गए हैं। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो और बातें करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले सबसे बड़ी बहन यही थी, लेकिन अब वे भी नहीं रहीं। सौभाग्य से तुम राजधानी लौट आए हो। तुम मेरा साथ दे सकती हो। मुझे पूर्वाभास हो रहा है, शायद मैं ज्यादा साल तक राज न कर पाऊं। मैंने युनवेन को युवराज बना दिया है। मैं बस उसे कुछ और साल देना चाहता हूं, ताकि उसकी और परेशानियां सुलझ जाएं, ताकि मिंग राजवंश ज्यादा से ज्यादा पीढ़ियों तक चल सके, युआन राजवंश की तरह नहीं, जो 100 साल भी नहीं चला और बिखर गया। हे तांगहे, अगर मैं मर गया तो यह मिंग राजवंश कैसा होगा? इस समय जू युवानझांग की धुंधली निगाहें तांगहे की ओर मुड़ीं, मानो वह सचमुच तांगहे से जवाब जानना चाहता हो। ये सुनकर तांगहे ने तुरंत कहा, भाई चोंगबा, आपने तो मुझे सचमुच मुश्किल में डाल दिया है। मुझे अतीत और भविष्य देखने की शक्ति नहीं है। अगर आपको भविष्य जानना है तो आपको लियू बोवेन से मिलना चाहिए। वह अपनी दिव्य गणनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने झूगे लियांग की कला को विरासत में पाया है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वह आपको निश्चित रूप से सटीक भविष्यवाणी बता सकते हैं। ये सुनकर जू युवानझांग ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। लियू बोवेन, हम, अल्पविराम। जू युवानझांग और तांगहे पहाड़ पर ज्यादा देर नहीं रुके। महारानी माँ की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वे जल्द ही एक साथ पहाड़ से नीचे उतर गए।
अपने पिता जू युवानझांग को पहाड़ से नीचे जाते देख जू बियाओ बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। जू शुआनजी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर बोला, चलो अब हमें वापस लौटना होगा। अल्पविराम, पलक झपकते ही 1 और महीना बीत गया। एक दिन सुबह सुबह जू शुआनजी सिस्टम प्रॉम्प्ट से जाग उठी। बेशक नींद से नहीं, बल्कि ध्यान की अवस्था से। पिछले महीने से वह मैजिक मिरर टेक्निक का लगन से अभ्यास कर रहा था। हालांकि इस मैजिक मिरर टेक्निक में महारत हासिल करना वाकई आसान नहीं था। ये तलवारबाजी के अभ्यास से भी कठिन था। कुछ ही देर में उसे अपने कान में सिस्टम की चेतावनी सुनाई दी। डिंग, मेज़बान को बधाई हो, आपकी सिल्वरफिश जियाओजी ने सफलतापूर्वक शरीर रूपांतरण क्षेत्र के निचले स्तर पर उन्नति कर ली है। आपको सफलतापूर्वक एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है, दीर्घायु पुनर्जन्म के 6 मार्ग सूत्र, सर्वोच्च सम्राट मुट्ठी, एक औषधि शोधन कक्ष और एक लकड़ी का पुतला। दीर्घायु पुनर्जन्म के 6 मार्ग सूत्र, यह एक अत्यंत विलक्षण तकनीक है। प्रत्येक स्तर अपने चरम से शुरू होता है और गहन साधना के साथ साधक धीरे धीरे पीछे की ओर जाता है, अंततः एक साधारण व्यक्ति जितना कमजोर हो जाता है। केवल पुनर्जन्म के चक्र को तोड़कर और पुनर्जन्म लेकर ही कोई अधिक शक्तिशाली होकर पुनर्जन्म ले सकता है और अमर शरीर प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च सम्राट मुट्ठी, यह एक अत्यंत शक्तिशाली शाही मुट्ठी तकनीक है जिसे 7 शैलियों में विभाजित किया गया है। पहाड़ों और समुद्रों को पलटना, क्रमिक आक्रमण और बचाव, बार बार विजय, हर जगह लाशें, रूप और आत्मा का विनाश, पर्वत के आदेश के समान अधिक, परम आदिम विनाश। इसे चरम सीमा तक महारत हासिल करने से पहाड़ और समुद्र चकनाचूर हो सकते हैं। गोलियों को परिष्कृत करने का कमरा, गोलियों को परिष्कृत करने का एक कमरा जो गोलियों को परिष्कृत करने की सफलता दर को काफी हद तक बढ़ाता है। लकड़ी का पुतला, अभ्यास का एक उपकरण जो साधना को बढ़ा सकता है। चैप्टर 28, जू बियाओ का आश्चर्य, लियू बोवेन का आगमन। अल्पविराम, वूश, इन ध्वनियों के प्रकट होने के साथ अगले ही पल अचानक युनमैंग दाओ मंडप के बाहर एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। जू शुआनजी को कोई आपत्ति नहीं थी, आखिरकार उन्होंने इस प्रणाली की चमत्कारिक सृजन क्षमता देखी थी। उस समय युनमैंग दाओ मंडप और स्पिरिट गैदरिंग एरे दोनों इसी तरह अस्तित्व में आए थे। अब उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जियाओजी के विकसित होने के बाद सिस्टम ने वास्तव में उसे कई वस्तुएं इनाम के तौर पर दीं। 2 साधना तकनीकें तो एक ही बात थीं। दीर्घायु पुनर्जन्म के 6 मार्ग सूत्र का वह पाठ उन्हें अपने अभ्यास के लिए उपयुक्त नहीं लगा, लेकिन दवा बनाने का कमरा और लकड़ी का पुतला, ये तो दिलचस्प थे। औषधि निर्माण कक्ष से औषधि निर्माण में सफलता की दर बढ़ सकती है। लकड़ी की पुतला साधना को बढ़ावा दे सकती है। ऐसा प्रतीत होता था कि भविष्य में इस प्रणाली के पुरस्कार और भी अधिक समृद्ध होते जाएंगे। बुरा नहीं है, सचमुच बुरा नहीं है। इससे उन्हें व्यापक निर्माण कार्य की परेशानी से मुक्ति मिल गई। ये संरचनाएं प्रणाली द्वारा आवंटित की गई थीं। चाहे वह युनमैंग दाओ मंडप हो या स्पिरिट गैदरिंग एरे, सभी असाधारण थे। इसी क्षण उसने युनमैंग दाओ मंडप के बाहर से जू बियाओ की आवाज सुनी। शुआनजी, जल्दी बाहर आओ और देखो, यहाँ क्या हो रहा है। अचानक जमीन से 2 घर कैसे उगाए। जू शुआनजी उठे और युनमैंग दाओ मंडप से बाहर निकल गए। उन्होंने देखा कि स्पिरिट गैदरिंग एरे के दोनों ओर 2 प्राचीन शैली के घर दिखाई दे रहे थे। एक पर दवा शोधन कक्ष लिखा हुआ एक बोर्ड लगा था, दूसरे पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था लकड़ी का पुतला। जू बियाओ आगे आया और दोनों घरों की ओर इशारा करते हुए जू शुआनजी से पूछा, शुआनजी, क्या हो रहा है। ये दोनों घर अचानक कैसे प्रकट हो गए। जू जुआनजी मंद मंद मुस्कुराए। रहस्य का दिखावा करते हुए उन्होंने कहा, हाल ही में मैंने कुछ गोलियों को परिष्कृत करने के बारे में सोचा और यह भी ध्यान में रखते हुए कि अभ्यास करने के लिए एक जगह की भी आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने कुछ छोटे मोटे हथकंडे अपनाए। वूश, ये सुनकर जू बियाओ दंग रह गया। उसे गहरी सांस लेने में काफी देर लग गई और धीरे से बोली, क्या शुआनजी, आप क्या कह रहे हैं। ये दोनों घर आपकी दिव्य शक्तियों से बने हैं। ये तो अविश्वसनीय है। आप सचमुच अमर मार्ग के ज्ञाता हैं। ऐसे साधन, ऐसी दिव्य शक्तियाँ, वाकई आश्चर्यजनक, सचमुच अद्भुत। काश आपकी क्षमताओं का उपयोग जनता के लिए किया जा सकता। कितना अच्छा होता। जू बियाओ की बातें सुनकर जू जुआनजी हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जू बियाओ को सचमुच देश और जनता की चिंता करने की आदत थी। ठीक है, तुम लकड़ी के पुतले के साथ घर में जा सकते हो और देख सकते हो। इससे तुम्हारी साधना को लाभ होगा। जू बियाओ के मन में जू शुआनजी की छवि और भी भव्य और रहस्यमय हो गई। हवा से घर बनाने की यह क्षमता सचमुच अद्भुत थी। इसके अलावा पहले जू शुआनजी ने जू बियाओ को छोटी चिड़िया के ज्ञान का प्रदर्शन किया था, उसे मृत्यु से वापस लाने के अलावा। इन सभी बातों के मेल से जू बियाओ के दिल में जू शुआनजी की छवि और भी भव्य हो गई। इस समय जू बियाओ को और भी यकीन हो गया था कि जोंगशान में रहना और मास्टर शुआनजी के साथ साधना करना वास्तव में एक सही निर्णय था।
भविष्य में जब वह अपने कौशल में निपुण हो जाएगा तो वह पहाड़ से नीचे उतर सकता है और फिर भी मिंग राजवंश की सेवा कर सकता है, अपने पिता की सेवा कर सकता है। जिज्ञासा और प्रसन्नता के साथ जू बियाओ साधना के लिए लकड़ी के पुतले वाले कमरे में चली गई, जबकि जू शुवांजी शुवानवू झील के किनारे चली गई, शाओ जी को प्रोत्साहित करते हुए, नन्ही चांदी मछली को कड़ी मेहनत करते रहने के लिए प्रेरित करते हुए, जल्दी ही रूपांतरित होने का प्रयास करना। जैसे ही सिल्वरफिश ड्रैगन गेट के ऊपर से छलांग लगाएगी, वह ड्रैगन गर्ल बन सकती है। अल्पविराम। पहाड़ों में समय का पता ही नहीं चला। होंगवू युग के 27वें वर्ष की वसंत ऋतु पहले ही आ चुकी थी। वसंत ऋतु, नवीनीकरण का मौसम। आज के दिन जोंगशान पर्वत की तलहटी में साधारण वस्त्र पहने, घने सफ़ेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति छड़ी के सहारे पहाड़ की तलहटी तक पहुंचा। बुजुर्ग व्यक्ति के बगल में एक युवक था। युवक बुजुर्ग को सहारा दे रहा था। उसने धीरे से पूछा, गुरुजी, क्या ये पूरे जोंगहुआ में सबसे शक्तिशाली ड्रैगन ऊर्जा वाला स्थान है? मुझे ये बिल्कुल भी क्यों नहीं दिख रहा है। ये जोंगशान हालांकि अपने आप में प्रभावशाली है, लेकिन इसमें ड्रैगन नस के जागृत होने के कोई संकेत नहीं दिखते। गुरुजी, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि जोंगशान में जोंगहुआ की सबसे शक्तिशाली ड्रैगन ऊर्जा है? पता चला कि सादे कब्दों में ये बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिंग राजवंश के प्रसिद्ध संत लियू बोवेन थे। इस समय झुके हुए लियू बोवेन ने हरे भरे जोंगशान को देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। त्यानिक्सी, तुम इसे नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारी साधना अभी उतनी गहरी नहीं है। इस जोंगहुआ में छिपी हुई ड्रैगन नसें दुर्लभ हैं। और ये छिपी हुई ड्रैगन नसें हमेशा गुप्त रहती हैं। इनमें प्रखर ड्रैगन ऊर्जा का प्रदर्शन बहुत कम होता है। केवल जब कोई सच्चा ड्रैगन सम्राट प्रकट होता है, तभी छिपी हुई ड्रैगन नसों की ड्रैगन ऊर्जा बाहर निकलती है। 6 साल पहले मैं सम्राट झू और युवराज यिवेन के साथ ऊर्जा का अवलोकन करने के लिए जोंगशान आया था। उस समय मैंने जोंगशान की ड्रैगन ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव देखा था। अब 6 साल बाद मैं फिर से आया हूं और वास्तव में ये वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था। ड्रैगन ऊर्जा शक्तिशाली तो है ही, साथ ही साथ यह और भी अधिक छिपी हुई और खोजने में कठिन है। इस पर्वत में एक महान गुरु विराजमान है। वह युवक लियू बोवेन का शिष्य था। शान त्यानक्सी नाम दिया गया। इस पल अपने गुरु की बात सुनकर शान त्यानक्सी ने तुरंत कहा, गुरुजी, क्या आप इस बार जोंगशान में उस गुरु से मिलने आए हैं? चैप्टर 29 सफ़ेद लोमड़ी को ज्ञान प्रदान करना। पुरस्कार, हृदय संचार तकनीक। अल्पविराम। ये सुनकर लियू बोवेन ने हल्के से सिर हिलाया। जी हाँ, बिल्कुल। जब से मंगोल युआन दिव्य राजवंश ने जोंगहुआ पर आक्रमण किया है, अमर दाव बिखर गया है। अमर दाव वंश तब से एकांतवास में चला गया है। पिछले 20 वर्षों में कुछ एकांतवासी अमर उभरे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश साधारण हैं। हालांकि जोंगशान की ड्रैगन नस को विस्तारित करने और छिपी हुई ड्रैगन नस की ड्रैगन ऊर्जा को जारी रखने के लिए अमर दाव में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होना आवश्यक है। मेरा वंश झूगे वुहो की विरासत का उत्तराधिकारी है, उर्फ झूगे लियांग। अब मंगोल युआन राजवंश कमजोर हो रहा है। मैंने जोंगहुआ की 99 ड्रैगन नसों को काट डाला है। राक्षसी मार्ग का पतन हो रहा है, अमर मार्ग का उत्थान हो रहा है। यदि जोंगशान में सचमुच कोई गुरु है, मुझे उस गुरु को अपने वंश का विस्तार करने के लिए मनाना होगा। अमर मार्ग की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने के लिए चलो चलें, मेरे साथ पहाड़ पर चढ़ो। अल्पविराम। इस समय जोंगशान पर्वत के घने जंगल में जू शुवानजी, दाहुआंग और शियाओ लियूजी के साथ एक सफ़ेद लोमड़ी का पीछा कर रही थी। जी हाँ, सचमुच एक सफ़ेद लोमड़ी। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि वह सफ़ेद लोमड़ी क्यों थी, तो कहानी कुछ इस तरह शुरू हुई कि दाहुआन कल रात शियाओ लियूजी के साथ पहाड़ों में घूम रहा था। जब से दाहुआन को कालेबाज येहियंग ने हराया था, तब से वह और भी कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण ले रहा था। वह न केवल दिन में कड़ी मेहनत करता था, बल्कि अक्सर रात में पहाड़ों पर जाकर लड़ने के लिए जानवरों की तलाश भी करता था। पहला, अपना गुस्सा निकालने के लिए, दूसरा, अभ्यास करने के लिए। इसके अलावा जू शुवानजी ने दाहुआन को पहाड़ों में घूमते समय किसी भी असामान्य प्रजाति पर ध्यान देने और तुरंत उसकी सूचना देने का निर्देश दिया था। कल रात दाहुआंग अपने बंदर शियाओ लियूजी के साथ पहाड़ों में बाघों की तलाश में घूम रहा था ताकि उनसे लड़ सके, लेकिन उन्हें कोई बाघ नहीं मिला। इसके बजाय उन्हें एक लोमड़ी की मांद मिली। हालांकि दाहुआंग कई वर्षों से इस पर्वत पर था। जोंगशान बहुत बड़ा था। बेगाओफेंग, शियाओ माओशान और तियानबाओशान के साथ। अध्याय 1 में उल्लेखित बेगाओफेंग मुख्य शिखर 2, शियाओ माओ द्वितीय शिखर 3, तियानबाओ तृतीय शिखर, ये तीनों शिखर आपस में जुड़े हुए थे। जंगल घना और गहरा था। शुरू में दाहुआंग बाहर घूमने की हिम्मत नहीं करता था। उसे पहाड़ों में बाघों द्वारा नोंचकर खा जाने का डर था। हाल के वर्षों में ही अपनी बढ़ी हुई ताकत के कारण उसने दूर तक दौड़ने की हिम्मत जुटाई है। कल रात उन्हें और शियाओ लियूजी को शियाओ माओशान पर्वत के आधे रास्ते में अचानक एक चहचहाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर
वे आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़े और जल्दी ही उन्हें आग के चारों ओर कई छोटी लोमड़ियाँ इकट्ठा मिलीं। उनमें से एक सफ़ेद लोमड़ी छोटी लोमड़ियों की सरदार लग रही थी। ये देखकर दा हुआंग ने लोमड़ियों को परेशान नहीं किया। इसके बजाय उसने भोर होने तक प्रतीक्षा की। लोमड़ियों को अपने मांद में लौटते देख वह जू शुआंजी को सूचना देने के लिए बेंगाओफेंग लौट आया। ये जानकर जू शुआंजी ने तुरंत दा हुआंग को आगे चलने का आदेश दिया। वे शियाओ माओशान की ओर चल पड़े। दा हुआंग ने अपनी याददाश्त के सहारे लोमड़ी की मांद तक जाने की कोशिश की, लेकिन वहां लोमड़ियां जा चुकी थीं। जैसे ही जू शुआंजी जाने ही वाला था, सफ़ेद लोमड़ी कई लोमड़ियों के साथ लौट आए। जू शुआंजी को देखकर सफ़ेद लोमड़ी और लोमड़ियां चारों दिशाओं में भाग गईं। जू जुआंजी ने सफ़ेद लोमड़ी का पीछा करने के लिए तुरंत दा हुआंग और जियो ल्यूजी को बुलाया। सफ़ेद लोमड़ी के सफ़ेद बाल बहुत ही आकर्षक थे। पीछा करते करते उन्हें अचानक पता चला कि सफ़ेद लोमड़ी अविश्वसनीय रूप से तेज थी, लगभग दा हुआंग की बराबरी कर रही थी। इससे जू शुआंजी की दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने अब जरा भी संकोच नहीं किया और असीम उड़ान तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आगे छलांग लगा दी। अत्यंत तेजी से वह सफ़ेद लोमड़ी के पास पहुंचा और महान जंगल को निगलने वाले स्वर्ग जैसी मुद्रा में उसने सफ़ेद लोमड़ी को गर्दन से पकड़ लिया। ची 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 ची। पकड़ी गई सफ़ेद लोमड़ी बेचैनी भरी आवाज़ें निकाल रही थी। जू शुआंजी की आंखें दिव्य प्रकाश से दमक उठीं। उसने पशु नियंत्रण कला की पशु नियंत्रण तकनीक का प्रयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने सफ़ेद लोमड़ी को शांत कर दिया। सफ़ेद लोमड़ी को शांत होते देख जू शुआंजी ने हल्की सी मुस्कान दी। कितनी चालाक सफ़ेद लोमड़ी है, मुझसे मिलना तुम्हारा सौभाग्य है। अगले ही पल जू शुआंजी ने अपना हाथ उठाया और उसे सफ़ेद लोमड़ी के सिर पर दबा दिया। बुनियादी ज्ञानोदय तकनीक सक्रिय हो गई। लगभग आधे घंटे के बाद जू शुआंजी को अंततः ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक उसी क्षण उसे अपने कान में सिस्टम की चेतावनी सुनाई दी। डिंग, मेजबान को बधाई हो, उन्होंने सफलतापूर्वक एक सफ़ेद लोमड़ी को ज्ञान प्रदान किया और पुरस्कार प्राप्त किया। हृदय संचार तकनीक। हृदय संचार तकनीक यह एक ऐसा मंत्र है जो दूसरों की मानसिक गतिविधियों को समझने में सक्षम है। अभ्यासकर्ता की साधना जितनी गहरी होगी, ये तकनीक दूसरों के विचारों को उतनी ही सटीकता से समझ पाएगी। उच्चतम स्तर पर व्यक्ति दूसरों की अंतर्मन की आवाज़ें भी सुन सकता है। हाँ, क्या कमाल की तकनीक है। ये तकनीक सचमुच असाधारण है। इसके उच्चतम स्तर पर कोई दूसरों की अंतर्मन की आवाज़ें सुन सकता है। यह अविश्वसनीय है। ये सफ़ेद लोमड़ी वाकई अद्भुत है। उसे ज्ञान प्राप्त करने में काफ़ी समय लगा और इसका फल शानदार है। देखते हैं उसकी विकास यात्रा कैसी रहती है। उसे फिर से सिस्टम की चेतावनी सुनाई दी। डिंग, इस मैना की वंश गुणवत्ता के आधार पर सिस्टम ने इस सफ़ेद लोमड़ी के विकास की 3 दिशाओं का पता लगाया है। 1. बीबी, लोमड़ी जैसा दिखने वाला लेकिन पंखों वाला प्राणी जिसकी आवाज़ जंगली हंस जैसी होती है। इसका दिखना भीषण सूखे का संकेत है। 2. किंगकियू लोमड़ी, किंगकियू पर्वत में पाया जाने वाला एक दिव्य जानवर जो लोमड़ी जैसा दिखता है लेकिन उसकी 9 पूंछें होती हैं, जिसे 9 पूंछ वाली लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस 9 पूंछ वाले लोमड़ी की रोने की आवाज़ बच्चे जैसी होती है। ये इंसानों को खा सकता है और इसे एक दुष्ट प्राणी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका मांस खाने से राक्षसों के जादू से बचाव होता है। 3. स्वर्गीय लोमड़ी, एक जन्मजात दिव्य आत्मा जो स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अवशोषित करने में सक्षम है, मानव रूप में रूपांतरित होने में सक्षम है, अक्सर एक सुंदर महिला के रूप में प्रकट होती है, भविष्यवाणी के लिए जानी जाती है, दूर से घटनाओं को समझने में सक्षम है, जादू करने में माहिर है और लोगों को भ्रमित करने में सक्षम है। एक चतुर दिव्य आत्मा। कृपया विकास का मार्ग चुनें। चैप्टर 30, सफ़ेद लोमड़ी। तू शान रोंग एर, जिजिनशान का अतीत। विज्ञापन। अल्पविराम। बीबी, ये कैसा प्राणी है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। ये तो आसान फैसला लगता है, चलो इसे छोड़ देते हैं। किंगकियू का 9 पूंछ वाला लोमड़ी, मैंने सुना तो है, लेकिन ये प्राणी इंसानों को खा जाता है। इसे भूल ही जाओ। तो अब बस एक ही विकल्प बचा है। दिव्य लोमड़ी, स्वर्ग और पृथ्वी का सार सोखने वाली, इंसान का रूप धारण करने में सक्षम, अक्सर एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट होती है। एक दिव्य जादूगरनी जो हजारों मील दूर की घटनाओं को जान सकती है, जादू में माहिर, लोगों को मदहोश कर देती है। यही सही है। उसने सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना। डिंग, विकास की दिशा चुन ली गई है। कृपया इस सफ़ेद लोमड़ी को ज्ञान प्रदान करते रहें। यदि विकास विफल होता है तो मेजबान को कुछ दंड भुगतने पड़ेंगे। यदि विकास सफल होता है तो मेजबान को निरंतर पुरस्कार प्राप्त होंगे। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर जू शुआंजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये सफ़ेद लोमड़ी तो बड़ी चालाक है। शायद भविष्य में यह उसे कई आश्चर्य दिलाएगी। सफ़ेद लोमड़ी अचानक बोल पड़ी। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या वह आत्मज्ञानी व्यक्ति विदेश से आया हुआ अमर प्राणी है?
जू शुआनजी ने सफ़ेद लोमड़ी को गर्दन से पकड़ रखा था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सफ़ेद लोमड़ी को वापस जमीन पर रख दिया। सफ़ेद लोमड़ी भागी नहीं, बल्कि वहीं बैठ गई। उसकी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी और उसने जू शुआनजी से पूछा। सफ़ेद लोमड़ी की आवाज़ सुनकर जू शुआनजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सफ़ेद लोमड़ी की ओर देखा। विदेश से आया कोई अमर व्यक्ति। आपको कैसे पता कि विदेशों में अमर लोग हैं? सफ़ेद लोमड़ी ने कहा, अतीत में जिजिनशान पर ज्ञानी जिवेई नाम का एक अमर रहता था। जब जिवेई यहाँ थे तो विदेशों से अमर लोग दर्शन करने और दाव पर चर्चा करने आते थे। बाद में जिवेई बिना किसी निशान के गायब हो गए। कहा जाता है कि वे विदेश चले गए। जिवेई के जाने के बाद से जिजिनशान पर कोई अमर नहीं रहा। तुम, जिसने मुझे मनुष्य शब्द बोलने पर मजबूर किया, ये स्पष्ट है कि तुम एक अमर हो। जब जिवेई यहाँ थे तो उन्होंने विदेशों के अमर लोगों की रहस्यमयी कलाओं का जिक्र किया था। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि तुम विदेश से ही होगे। जू शुआनजी ने सोचा था कि यह सफ़ेद लोमड़ी चालाक है। सफ़ेद लोमड़ी की बातें सुनकर वह समझ गया। ये सफ़ेद लोमड़ी शायद बूढ़े कछुए जैसी ही कोई प्राणी थी। ये कई वर्षों से जोंगशान में रह रही होगी, अन्यथा इसे ज्ञानी जिवेई के बारे में पता न होता, और न ही यह इतनी चतुर होती। बूढ़ा कछुआ बेगाओफेंग पर था, ये सफ़ेद लोमड़ी शियाओमाओशान पर थी। इससे ये पता चलता है कि सभी चतुर और बुद्धिमान प्राणी स्वयं को छिपाना जानते थे। हाँ, मैं कहाँ से आया हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जोंगशान मेरा दाव क्षेत्र है। मैं सिद्ध पुरुष शुआनजी के नाम से जाना जाता हूँ। तुम्हें मैंने ज्ञान दिया है। अब से तुम्हें मेरा अनुसरण करना चाहिए और अच्छी तरह से साधना करनी चाहिए। भविष्य में तुम्हें बहुत लाभ होगा, लेकिन अगर तुम इस अवसर को महत्व नहीं दोगे तो एक बार यह चला गया फिर कभी नहीं आएगा। सफ़ेद लोमड़ी ने विरोध नहीं किया, बल्कि वह एक छोटे वयस्क की तरह खड़ी हो गई। इसके अग्रपाद आपस में जुड़े हुए थे। जू जुआनजी को नमन। तू शान रोंग सिद्ध पुरुष शुआनजी को प्रणाम करती है। सिद्ध पुरुष द्वारा संरक्षित होना और आपके मार्गदर्शन में साधना करना मेरा सौभाग्य है। हालांकि 100 वर्ष पूर्व सिद्ध पुरुष जिवेई ने मुझे अपने द्वारा छोड़े गए 30,000 ग्रंथों की रक्षा करने का कार्य सौंपा था। जब वे लौटेंगे तो मुझे तू शान वापस ले जाएंगे। अब 128 वर्ष बीत चुके हैं और सिद्ध पुरुष जिवेई की वापसी निकट होनी चाहिए। कृपया मुझे क्षमा करें सिद्ध पुरुष शुआनजी। मेरी एक पूर्व प्रतिबद्धता है और मैं सिद्ध पुरुष की सेवा में उपस्थित नहीं हो सकती। सफ़ेद लोमड़ी की बातें सुनकर जू शुआनजी के चेहरे पर हैरानी के कुछ भाव आ गए। सच कहूं तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस सफ़ेद लोमड़ी का कोई नाम भी होगा। इस तथ्य के बावजूद कि इसका संबंध रियलाइज्ड बीइंग जिवेई से था, उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि रियलाइज्ड बीइंग जिवेई ने उनकी जिज्ञासा को जगा दिया था। तू शान रोंग जू जुआनजी ने सफ़ेद लोमड़ी की ओर देखा। सफ़ेद लोमड़ी ने हल्का सा सिर हिलाया। इसका व्यवहार और हरकतें बिल्कुल इंसानों जैसी थीं। जू शुआनजी ने कहा, तुम कहते हो कि ज्ञानी जिवेई ने 128 वर्ष पूर्व तुम्हें इस पर्वत पर 30,000 पुस्तकों की रक्षा का जिम्मा सौंपा था और वादा किया था कि वह अपने लौटने पर तुम्हें तू शान वापस ले जाएगा। तो तुम असल में जिजिनशान के किसी चमचे नहीं हो। तू शान रोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ। 150 साल पहले मेरा जन्म तू शान में हुआ था। एक दिन अपनी बहनों के साथ पहाड़ों में खेलते हुए मैं खेलते खेलते एक शिकारी के जाल में फंस गई और पकड़ी गई। वे मुझे बाजार ले गए। उसी समय लिन उपनाम वाले एक दयालु युवक ने मुझे अपने पैसों से खरीद लिया और मुझे अपने घर में पालतू जानवर की तरह रखा। बाद में एक दुखद घटना घटी जब मंगोल युआन लोगों ने उस युवक के पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी। सौभाग्य से उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह युवक एक मित्र के घर गया हुआ था और घर पर नहीं था, इसलिए हम दोनों इस आपदा से बच गए। हालांकि इस नरसंहार ने उसे पूरी तरह बदल दिया। प्रतिशोध की भावना से ओतप्रोत होकर उसने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया और मुझे जिजिनशान ले आया, इस उम्मीद में कि वह ज्ञानी जिवेई का शिष्य बनकर अमर विद्या सीखेगा और अपने परिवार का बदला लेगा। शुरुआत में ज्ञानी जिवेई उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन बदला लेने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर उस युवक ने 10 दिनों तक बर्फ में घुटने टेके, लगभग ठंड से मरते मरते बचा। उनकी दृढ़ता से प्रभावित होकर ज्ञानी जिवेई ने एक अपवाद बनाया और उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया। उस दिन से मैं उस युवक के साथ जिजिनशान में ही रहा। उन्होंने ज्ञानी जिवेई के मार्गदर्शन में मार्शल आर्ट का अभ्यास और दाववादी तकनीकों का अध्ययन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मात्र 3 वर्षों में उनकी प्रगति उल्लेखनीय थी और ज्ञानी जिवेई ने भी उन्हें एक उत्कृष्ट छात्र के रूप में सराहा। हालांकि कुछ कौशल हासिल करने के बाद उस युवक की प्रतिशोध की इच्छा और भी प्रबल हो गई। वह बदला लेने के लिए पहाड़ से नीचे उतरना चाहता था, लेकिन ज्ञानी जिवेई ने शुरू में उसे ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बावजूद युवक चुपके से पहाड़ से निकल गया और अपनी योजना को अंजाम देने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसने मंगोल युआन के 12 शहरों की राजधानी ताइजिंग शहर में मंगोल युआन सम्राट तेमुजिन की हत्या करने का प्रयास किया।
वह सफलता के बेहद करीब पहुंच गया था और हत्या के इस प्रयास से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। लेकिन अंततः वह असफल रहा और उस युवक को मृत्युदंड दे दिया गया। तेमुजिन ने जीवेई, जो उनका समर्थन कर रहे थे, का भी पता लगा लिया। परिणामस्वरूप तेमुजिन ने अपनी सेना लेकर जिजिनशान पर आक्रमण किया और जीवेई को मंगोल युआन का राष्ट्रीय शिक्षक बनने के लिए विवश करने का प्रयास किया। तेमुजिन की अपार शक्ति को भांपते हुए जीवेई ने दूर यात्रा करने का निर्णय लिया। जाने से पहले उन्होंने मुझे जियाओमाओ शान की एक ठंडी गुफा में 30,000 पुस्तकों की रक्षा का जिम्मा सौंपा और वादा किया कि लौटने पर वे मुझे तूशान वापस ले जाएंगे और मुझे अपार धन संपत्ति प्रदान करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।